सभी का स्वागत है हमारी मोटिवेशन क्लासेस में। आज मैं आपको आपके लक्ष्य के पूर्ति हेतु एक ऐसी दिशा में बताऊंगा जिसकी सहायता से आप आगे पूरा कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हमारे मन में तनाव, चिंता इत्यादि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम सफलता के बहुत करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पर अनेकों कारण हैं। केवल यही कारण नहीं है इसका कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या खेल कूद में लगे हुए हैं या किसी अन्य कार्य में बिजी हुए हैं। इसके कारण को समझने के लिए आप सभी को कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर सोचना होगा, अर्थात सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना होगा। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके कुछ मानक होते हैं, उसकी कुछ सामग्री होती है जो उस लक्ष्य पूर्ति हेतु जरूरी होती है। यदि हम उन मानकों पर और उन सामग्री पर और उन संसाधनों पर अच्छे से कार्य करते हैं तो वह हमें लक्ष्य मिल जाता है। लक्ष्य की पहचान करना ही एक अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि लक्ष्य कुछ लोग अपने अनुसार निर्धारित करते हैं, कुछ लोग किसी से गाइड होते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य आप अपने आप निर्धारित करते हैं तो आपको सलाह लेनी भी जरूरी होती है। यदि आप किसी की सलाह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हो सकता है कि आपका लक्ष्य ठीक हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मान लिया लक्ष्य की शुरुआत कर दी भी है तो फिर अब आपको देखना होगा कि आप दिन प्रतिदिन, हफ्ते या महीने में कितनी लगातार प्रगति कर रहे हैं। आपकी प्रगति लगातार सही दिशा में बढ़ रही है या फिर गलत दिशा में बढ़ रही है। देखिए, इसको जांचने के लिए आपको कुछ संसाधनों का उपयोग करना होगा, अर्थात अपनी जांच परख इत्यादि देखनी होगी। आपको देखना होगा कि कल का मेरा मानक स्तर क्या था और वर्तमान समय का मानक स्तर क्या है। यदि आप ऐसा ही करेंगे तो आप लगातार देखते रहेंगे कि आपका मूल्यांकन, आपका स्तर नीचे गिर रहा है या ऊपर चढ़ रहा है। देखिए, आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें केवल उसका वही चेहरा दिखाई देता है जो हमारे सामने होता है, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, क्या उसके संघर्षों की कहानी और उसने वह सफलता कितने संघर्ष और कितने समय के बाद प्राप्त की है। यही आप सभी के साथ होना है। देखिए, हमारी कोई प्रतियोगिता हो, वह खेल कूद से संबंधित हो सकती है, शिक्षा से संबंधित हो सकती है, शोध सामग्री से संबंधित हो सकती है या सामाजिक सेवा या किसी अन्य कार्य से भी संबंधित हो सकती है। लेकिन शिखर पर पहुंचने के लिए देखिए, अगर हमें शिखर पर ही पहुंचना है और शिखर को ही प्राप्त करना है तो फिर हमें उन मूल्यों का जरूर ही पूरा करना होगा जो उन्हें निर्धारित करते हैं। अर्थात दोस्तों, आपको वही मूल्य पूरे करने होंगे जिससे आप उस शिखर पर पहुंच सकें। लेकिन हमारे मन में अनेकों सवाल चलते रहते हैं और अनेकों ऐसे विचार आते रहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उन मूल्य को या उस शिखर को प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे पास क्या, हर किसी के पास एक शॉर्टकट होता जिसकी सहायता से वह उस शिखर पर पहुंच जाता। लेकिन कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, लेकिन वो उसे बताते हैं कि मेरा बस थोड़ा सा ही प्रयास रहा है, मैंने थोड़ा सा ही इसमें एफर्ट डाला है, इसी कारण मैं जल्दी सफल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन्होंने प्रयास करा है बेहतर तरीके से, उन्होंने अपना 100% दिया है। हाँ, उन्होंने जो 100% दिया है उसके प्रति वे पहले से ही ईमानदार थे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम अपना 100% तो देते नहीं हैं और दूसरे से अपना मूल्यांकन करते रहते हैं, उसकी वही सलाह मानते रहते हैं और उसके गाइड को अपनाते रहते हैं। लेकिन हमारे साथ यही समस्या हो जाती है, क्योंकि अब हम दूसरे के अनुसार अपना लक्ष्य पूरा करने की कोशिश में लग गए हैं। आप फिर एक भूल कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, लक्ष्य आपका है, इसलिए नीति भी और योजना भी आपको ही बनानी पड़ेगी। अगर आप इन नीति और योजनाओं पर कार्य नहीं करेंगे, दूसरों की नीति और योजनाओं पर लगातार कार्य करते रहेंगे तो फिर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। देखिए, मैं आज आपको एक सफलता की कहानी सुनाता हूँ, अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक ऐसे प्रयास की कहानी है जिसके लिए आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपने पहले सुना भी होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित थी, अर्थात विद्यार्थी पढ़ने, सीखने इत्यादि के लिए बचपन में ही गुरुकुल चले जाते थे और वो अपनी पूर्ण शिक्षा करने के पश्चात ही वापस अपने घर आते थे। लेकिन एक बार की घटना बड़ी ही अजीब है। उस समय जब उनके गुरु शिक्षक उनकी अंतिम परीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने अपने सभी विद्यार्थियों से कहा कि आप सभी को जो है एक कार्य करना होगा और जो वह उस कार्य को पूर्ण कर लेगा वह सफल माना जाएगा और जो कार्य पूर्ण नहीं करेगा वह सफल माना जाएगा। देखिए, उन्हें टारगेट क्या दिया गया था? उन्हें टारगेट यही दिया गया था, उनके हाथ में उनके गुरु ने छन्नी दी थी जिससे हम चून छानते हैं या फिर कोई और सामग्री छानते हैं, मतलब कि जो हमारी असंगठित वस्तु को अलग करने के लिए काम आती है। आप सभी ने उसे देखा भी होगा और जानते भी होंगे, क्योंकि अधिकांश लोग ग्रामीण परिवार से ही हैं, इसलिए हम उसे दिनचर्या में देखते हैं। तो उनके गुरु ने उस छन्नी को अपने विद्यार्थियों के हाथ में दे दिया और कहा कि आपको जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक नदी है, उसमें से जल भरकर लाना है। जो विद्यार्थी जल भरकर ले आएगा वह विद्यार्थी सफल माना जाएगा और जो विद्यार्थी जल भरकर नहीं लाएगा वह विद्यार्थी असफल हो जाएगा और उसे एक अगले वर्ष तक फिर यही रहना होगा।
सभी विद्यार्थी पूरी तैयारी के साथ चल दिए। जैसे ही वे वहाँ नदी में पहुँचे तो आपने देखा होगा कि छन्नी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसमें जल भरना लगभग असंभव ही होता है। जब सभी विद्यार्थी नदी पर पहुँचे और नदी के अंदर गए तो उन्होंने छन्नी में जल भरने का प्रयास करा, लेकिन जल तो उसमें भरता ही नहीं, क्योंकि जल को रोकने के लिए नीचे के माध्यम की जरूर आवश्यकता होती है। अगर वह माध्यम हमारे पास ना हो तो वह जल नीचे ही रिसकर निकल जाता है। यही उन्हीं के साथ हुआ। वे लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी हम में से अलग प्रकार के होते हैं। उनका सोचने का, समझने का, देखने का अपना ही अलग दृष्टिकोण होता है। तो कुछ विद्यार्थियों ने तो शुरू में ही मना कर दिया था, क्योंकि वो लोग अपने आप को अति चतुर मान रहे थे। उन्हें अपने गुरु की शिक्षा पर और गुरु द्वारा दिए गए सवाल पर संदेह था। तो उन्होंने गुरु जी से कहा था कि अगर गुरु जी आप हमें ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप हमें असफल होने के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने गुरु की आज्ञा के कारण उन्हें मजबूरी बस वहाँ जाना पड़ा। लेकिन वे लोग नदी में नहीं उतरे और वे वहीं खड़े होकर देखते रहे। लेकिन कुछ विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, उनकी भावनाओं का, उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा जल भरे या ना भरे, लेकिन हम अपनी ओर से प्रयास जरूर करेंगे। और उन्होंने अपना प्रयास करना शुरू कर दिया। जब वे लगातार प्रयास कर रहे थे तो जल बिल्कुल उसमें नहीं भर रहा था और उन्हें यह कार्य करते करते लगभग 4 से 5 घंटे हो गए। तो सब एक निराशा की भावना से अपने आप को महसूस करने लगे और समझने लगे शायद ये हमारे लिए असंभव है, हम इसे नहीं कर सकते। अब हमें अपने गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें कोई और अलग सवाल दीजिए या कुछ और चुनौती दीजिए जिसकी सहायता से हम परीक्षा दे सकें। और वो वहाँ से वापस चल दिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी अपने आप से स्वयं प्रेरित होते हैं, अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। तो उनका दृष्टिकोण यही होता है कि जो हमारे गुरु ने कहा है, जो उन्होंने शिक्षा दी है, सही होगी और वह जरूर पूरी भी होगी। इसलिए एक विद्यार्थी वहीं पर रुक गया और वह वहाँ वापस नहीं गया। और जब वे विद्यार्थी सब अपने गुरु के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने हमें शुरू में ही असफल होने के लिए ऐसा सवाल दिया था, अर्थात आपने हमारी निंदा की है, उपहास उड़ाया है, इसलिए हम आपके इस सवाल को स्वीकार नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ वह विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहा था। जब उसे प्रयास करते करते शाम का समय हो गया तो तब उसने देखा कि उसके छन्नी में थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा है। अर्थात हुआ क्या था उसके साथ, यही हुआ था कि छन्नी में जो है बालू के छोटे छोटे कण हैं वे भरने लगे थे। और उस समय छन्नी जो होती थी वो लकड़ी की होती थी। अब लकड़ी पानी के कारण फूल गई थी और जैसे ही लकड़ी फूल गई तो उसने जो उसमें रिक्त छेद था उसकी कमी अपने आप पूर्ति कर दी। इसलिए छन्नी लगातार बंद होती जा रही थी और जल की मात्रा बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ वे विद्यार्थी जो असफल हो गए थे, उन्होंने अपनी मनोदशा के कारण अपने आप को असफल मान लिया था। वह अपने गुरु को ही उपहास उड़ा रहे थे और गुरु के ही सवालों पर अगली चुनौती पैदा कर रहे थे। लेकिन दूसरा विद्यार्थी अपनी सफलता की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था। जब उसे तकरीबन रात का समय हो गया, खूब अंधेरा हो गया, तो गुरु ने सोचा कि शायद मेरा सवाल ही गलत था और मुझे बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सभी विद्यार्थी आ गए हैं। तो एक ने कहा कि गुरुदेव अभी एक विद्यार्थी वापस नहीं आया है। वह विद्यार्थी वहाँ पर रुक गया था। गुरु ने कहा जैसे वह विद्यार्थी आता है, अगर वह सफल होता है तो मेरा सवाल सही था और असफल होता है तो फिर आप गलत थे। उसका इंतजार करते हैं। तो वह विद्यार्थी जो लगातार निरंतर अपने गुरु पर विश्वास करके प्रयास कर रहा था, उसने देखा कि उसकी छन्नी में जल पूर्ण रूप से भर गया था, अर्थात लकड़ी का अवच्छिन्न पूर्ण रूप से बंद हो गए थे। वह जल लेकर अपने आश्रम की ओर दौड़ पड़ा और अपने गुरु के पास पहुंचा और जाकर वह छन्नी गुरु के हाथ में थमा दी। जब सब विद्यार्थियों ने देखा तो उन्होंने सोचा ये कैसे हो गया, कैसे संभव हुआ। तो गुरु ने कहा कि तुमने इसमें कुछ गलत तो नहीं किया या कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसके कारण इसमें जल अपने आप भर गया है। तो उसने कहा कि गुरुदेव यह लकड़ी की छन्नी है, आज हम लगातार इसे पानी में भिगोते रहेंगे तो यह छिद्र अपने आप बंद होने लगते हैं और इसके लिए काफ़ी समय लगता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग इस धैर्य और समय को पूरा नहीं कर पाए वो लोग पहले वापस आ गए। इसी कारण यह विद्यार्थी सफल भी हुआ और उसने गुरु की शिक्षा और उसके सम्मान भी रखा। इसलिए दोस्तों, इससे समझाने का तात्पर्य यही है कि अगर हमें या हमारे सामने कोई भी चुनौती आती है या कोई भी चुनौती देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे पूर्ण नहीं कर सकते या उससे आगे बढ़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि कोई भी चुनौती हमारे साहस से बढ़कर नहीं होती। इसका तात्पर्य यही होता है कि चुनौती के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन हम इसमें एक भूल भी करते हैं, बहुत बड़ी भूल क्या होती है, यही होती है कि हम कभी उन मानकों पर सोच ही नहीं पाते कि आखिरकार यह चुनौती हमसे बढ़कर क्यों हो गई। देखिए, आज का माहौल ऐसा बन गया है कि चारों तरफ
नेगेटिविटी ही है। अगर आप कोई भी अपना उद्देश्य शुरू करते हैं या उसकी सोचते भी हैं तो आपको तकरीबन 20 से 30% लोग पहले ही यह सिद्ध कर देंगे कि भाई यह लक्ष्य आपसे प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आपको अब यह देखना होगा कि वे लोग जो आपको गाइड कर रहे हैं क्या वह उसी क्षेत्र से संबंधित है या बिना या बेतुकी बातें कर रहे हैं। यदि वे लोग उसी क्षेत्र से संबंधित है तो हो सकता है कि उनके सवाल सोचने योग्य हो, लेकिन यहाँ यह मत समझ लेना कि वह लोग सच बोल रहे हों, क्योंकि सभी की सफलता या असफलता उसके द्वारा किए गए प्रयास पर ही निर्भर करती है। यदि उसने सही प्रयास किया होगा तो उसे सफलता मिलेगी और यदि सही से प्रयास नहीं किया होगा तो उसे असफलता मिलेगी। लेकिन जब तक हम इसे अपने अनुभव पर ही नहीं उतारेंगे तो तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि यह असफलता सफलता के प्रयास पर उतर रही है। इसलिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ें यहाँ स्वयं ही निर्धारित करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना समय निर्धारित करना होगा, अर्थात आपको वह चीज़ पानी है जिसे लगभग आपके क्षेत्र के ही सभी लोग पाना चाहते हैं। अर्थात आप एक IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसी क्षेत्र में हजारों लाखों लोग होंगे वे भी IAS अधिकारी बनना चाहते हैं। तो आपको देखना होगा कि सरकार प्रत्येक वर्ष कितनी वैकेंसी निकाल रही है और आपका उसमें कितना प्रतिभाग है। अगर 1 लाख में से मान लिया जाए प्रत्येक वर्ष 600 वैकेंसी निकल रही हैं तो फिर आप अपने संघर्ष की और अपने समय का अनुमान स्वयं से ही लगा सकते हैं। यदि आप बिना संघर्ष के और बिना समय लगाए हुए ये सोचते हैं कि IAS बनना है, PCS बनना है या कोई अन्य भी कुछ भी हो वह बनना है, चाहे आपको टीचर बनना हो, कुछ भी बनना हो, लेकिन आप अगर वह संसाधन, उस सामग्री और उस समय का उसी दिशा में प्रयोग नहीं करेंगे तो संभवतः आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सके कि अगर किसी की कृपा हो जाए तो आप प्राप्त भी कर लें, लेकिन यह मान्य रूप से सही भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कृपा आखिरकार होती ही नहीं है। कृपा वही होती है जहाँ लोग अपना पूरा प्रयास करते हैं, अपना पूरा समय देते हैं। इसलिए आज से अगर या जब से भी कभी से भी आपने अपना समय निर्धारित किया है, आपको चाहे उसमें कितने ही वर्ष बीत गए हों या आपने आज ही शुरू किया हो, तो आपको यह निर्धारित करना है कि अब मुझे उन संसाधनों का साथ देना है, उस सामग्री के साथ रहना है, उस समय को उस दिशा में लगाना है जिससे कि मैं उसके करीब जल्दी पहुंच जाऊं। क्योंकि अब से पहले जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने भी शायद ऐसा ही किया होगा, शायद नहीं उन्होंने किया ही ऐसा ही था, तभी तो वो लोग सफल हो गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको भी वही संसाधन और वही सामग्री उनके साथ कार्य करना होगा। जब आप संसाधन सामग्री की पूर्ति भी कर लेते हैं और उसे कार्य करना शुरू भी कर देते हैं, चुनौतियाँ आवाज़ें शुरू होती हैं, आपके मन में अनेकों सवाल आते हैं कि मैं ये बन जाऊँगा तो वो करूँगा, ये बन जाऊँगा तो ये करूँगा। लेकिन दोस्तों फिर आप गलती दोबारा कर गए, अभी आप बने नहीं हैं। तो आपको केवल उन्हीं संसाधन या उन्हीं सामग्री या उन्हीं किताबों पर फोकस करना होगा जो लोग आपको सिखाना चाहते हैं। मैंने अपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चीज़ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं तो वह चीज़ हमारे और अपनी ओर आकर्षित होने लगती है। अर्थात समर्पण का मतलब यही है कि आप जो किताब या सामग्री जो भी माध्यम के जिसकी सहायता से आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका दिशा निर्देश यही है कि आप लगातार उस दिशा में आगे बढ़ें। देखिए अगर हम मान लिया आपने कोई किताब उठाई, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, कोई भी, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी लिखी हुई हैं, लेकिन वे शब्द हैं क्या आपको केवल खाली किताब लगती है? यही तो हम भूल करते हैं, वो खाली किताब नहीं है, वह किसी की भावनाएं हैं, वह किसी का सतत प्रयास है, वह किसी का समय है और वह किसी का संगठित रूप से एक प्रयास है। क्योंकि जो किताब एक बनाई गई है वह किसी ने ही बनाई होगी या किसी ने भी लिखी होगी, वह अपने आप तैयार नहीं होगी और उसे बनाने के लिए उसने कितना तक प्रयास करा होगा। अगर आप उससे उसका मूल्य पूछें जिसने वह किताब बनाई है और अपने आप उसका मूल्य पूछें, आपकी नज़र में केवल उस किताब का मूल्य 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है तो शायद हो सके कि उसके पूरे जीवन की पूंजी ही क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों हमें उस किताब को या उस संसाधन को उसी दृष्टिकोण से पढ़ना है, उसी की दृष्टिकोण से उस पर काम करना है जिसमें वह लिखी है। अर्थात आप सोच लीजिए कि आप ही इसके राइटर हैं, अब आप इसमें कुछ ऐसा संशोधन करना चाहते हैं जो कुछ करना आप भूल गए हैं। यदि आप यह सोच कर कार्य करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी, क्योंकि अब आप उसमें एक नई चीज़ निकाल पाएंगे जिसकी सहायता से आप हो सके तो उस लेखक से भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब आपको उस संसाधन सामग्री के साथ रहकर अपना पूरा समय उसे दे दिया होगा। दूसरा आता है हमारा धैर्य, पेशेंस तो हमारे पास होता ही नहीं है। बस कोई भी चीज़ आज अभी कैसे मिल जाए, बस यही सवाल होता है, लेकिन कभी हम यह नहीं सोचते कि यह मिलेगी किस प्रकार से, हम किसकी मदद से, किसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपको कोई फल प्राप्त करना है या कोई सामग्री प्राप्त करनी है या कोई खाद्य सामग्री को लाना है तो आपको उसका मूल्य ही चुकाना पड़ता है। यदि आप उसका मूल्य नहीं चुकाते हैं तो वह खाद्य सामग्री आपको मिल ही नहीं पाएगी। हाँ, हो सकता है कि आपका दोस्त खरीद लाए, आपका मित्र खरीद लाए। आपको चलो एक छोटा सा वाक्यांश और बताता हूँ। एक बहुत बड़ा सम्राट था, उसने अपनी प्रजा में, अपने मंत्रियों में एक बात कही कि मुझे एक ऐसी किताब लिख कर ला के दो जो केवल कुछ ही शब्दों में लिखी हो लेकिन उसमें सभी चीज़ें समाहित हो, अर्थात कोई भी सार उससे ना निकल पाए। तो उसके मंत्रियों ने लगातार काम करना शुरू कर दिया और उसके जो सेनापति है उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया कि अब हम ऐसी किताब खोजेंगे और उसमें एक लालच और देगा कि जो जल्दी किताब खोज कर लाएगा उसे कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या था, कुछ लोग 10 पन्नों की किताब छाप कर ले आए, कुछ लोग 20 की छाप कर ले आए और कुछ लोग 30 की छाप कर ले आए। लेकिन राजा को वह कोई सी भी किताब पसंद नहीं आई। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी है, लोग बाग पढ़ने में थोड़े बहुत इसमें अनकही कर सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं, मुझे कुछ और सुधार चाहिए। उन्होंने और सुधार करना शुरू करा और सुधार करना शुरू करा। तो एक गांव में बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। तो वह उसके पास जब खबर पहुंची तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी ओर से प्रयास करूं। तो वह राजा के पास गया और उसने राजा के पास में जाकर एक पर्ची राजा के हाथ में थमा दी। कहा कि राजा साहब देख लो क्या इसमें सब साफ समाहित है। तो जब राजा ने उस पर्ची को पढ़ा तो वह बहुत अचंभित हो गया। उसने कहा है कि ये ग्रामीण व्यक्ति है और यह इतना ज़्यादा कैसे सोच सकता है। तो आपने सोचा होगा आखिरकार उस पर्ची में क्या लिखा था। उस पर्ची में केवल यही लिखा था कि यहाँ कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, अर्थात हम कोई भी चीज़ लेंगे तो उसका मूल्य हमें जरूर चुकाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप चाहे कोई भी लक्ष्य है, कोई भी सामग्री किसी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसका मूल्य देना होगा। हो सकता है कि आपके अतिरिक्त कोई मूल्य दे दे, लेकिन वह वस्तु हर कोई नहीं हो सकती, हर एक वस्तु नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको वह प्रयास और वह समय और उस धैर्य का तो पालन करना ही होगा जिसकी उसके लिए ज़रूरत है। यदि आप धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, देखिए आखिरकार हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि मान लिया हमारे सोचने की क्षमता उतनी नहीं है जितनी किसी और की सोचने की क्षमता है। देखिए इसे और विस्तार से समझिए। मान लीजिए आप किसी पाठ को 10 मिनट में तैयार कर लेते हैं और एक अन्य विद्यार्थी उस पाठ को 5 मिनट में तैयार कर लेता है, तो देखिए वह आपसे 5 गुना आगे हो गया, अर्थात आपको उसके लिए 5 गुना और कार्य करना होगा। इसलिए हम लोग पीछे छूट जाते हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब हम लगातार सतत प्रयास करते रहते हैं तो हम उस ऊंचाई को ही पा लेते हैं जो हमसे होशियार व्यक्ति है वो जल्दी पा लेता है। इसलिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। जो लोग इस धैर्य का पालन करते हैं वो लोग जरूर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और जो लोग धैर्य का पालन नहीं करते वे तो केवल समाज में ऐसे ही बेतुके सवाल करते रहते हैं। और जो लोग सफल होना चाहते हैं उन्हें बातें बनाते फिरते रहते हैं कि भाई इस कार्य को छोड़ दो, आप रहने दो, क्या करोगे। देखिए आप उनके दृष्टिकोण का भी समझ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार वे आपको निरुत्साहित करते क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है कि वे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते? देखिए इसमें एक उनकी ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ है। इस ईर्ष्या को आप दो रूप से ले सकते हो, एक सकारात्मक रूप से भी, एक नकारात्मक रूप से भी। देखिए सबसे पहले मैं आपको नकारात्मक बताता हूँ कैसे ले सकते हैं। ईर्ष्या का भाव ये है कि जब भाई मैं सफल नहीं हुआ तो यह सफल क्यों होना चाहिए, इससे भी मेरी तरह ही जीवन यापन करना चाहिए, इससे वह संसाधन, वह सामग्री, वह सम्मान नहीं प्राप्त होना चाहिए जो मुझे मिले, ताकि कोई मेरा भी अपमान न कर सके इसकी तुलना में। अगर आप इस ईर्ष्या को सकारात्मक दिशा में बदलना चाहते हैं तो आपके लिए क्या सोचना होगा? आपको यही सोचना होगा, व्यक्ति यही कहना चाहता है कि भाई मैं तो सफल हुआ नहीं, उसके पीछे केवल यही था कि मैंने सही प्रयास नहीं किए, मैंने समय का सदुपयोग नहीं किया। अगर आप इस समय का और सही प्रयास से सदुपयोग करोगे तो आप जल्दी जरूर सफल होंगे। इसलिए दोस्तों, हम एक सफलता की कहानी लिखने वाले हैं तो हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण का ही पक्ष रखना है, अर्थात उसके उसी दृष्टिकोण को समझना है जो हमें सफलता की ओर ले जाएगा। तीसरा होता है हमारा उत्साह। उत्साह क्या होता है? उत्साह हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो हमें उस लक्ष्य से प्रेम करने के लिए, उसके लिए कार्य करने के लिए मजबूर करता है। अगर हमारे मन में किसी कार्य के लिए उत्साह है तो हम स्वयं प्रेरित हो जाते हैं। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वह कभी खेलने जाता है या कोई कार्य करता है तो उसे कभी किसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है, या वह कोई किताब पढ़ता है कि अब मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि आप 1 घंटे खेल कर आओ, या मैं अब आपको प्रेरित करता हूँ कि आप 1 घंटे दूसरा कार्य कर आओ। वह अपने आप में ही मस्त होता रहता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेरित होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता रहता है तो उस पर दूसरों की मानसिकताएं अपना अपना कार्य करने लगती हैं, अर्थात हमारी जो सलाह उसे मिलती रहती है तो वह उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, उन पर विचार करता है। इसलिए वह पीछे भी रह जाता है या आगे भी निकल जाता है। वह डिपेंड करता है वह किस परिवेश, किस वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए हमें उत्साह की आवश्यकता होती है, और उत्साह आत्म प्रेरणा से आता है, और आत्म प्रेरणा हमें उस लक्ष्य के प्रति प्रेम, लगाव, भाव इत्यादि से ही जागृत होती है।
इसलिए दोस्तों आपको अपने मन में उत्साह ही रखना है। उत्साह आपको उस सफलता को उतनी जल्दी दिला देगा जितनी जल्दी आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मान लीजिए आप सुबह सोकर उठे और आपके मन में उत्साह नहीं है, आप सोचते हैं कि अब मैं कोई मूवी देख लेता हूँ या फिर मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ। उसकी सहायता से जो है मैं जल्दी उत्साहित हो जाऊँगा और उस लक्ष्य के प्रति कार्य शुरू करूँगा। लेकिन फिर आप यहाँ एक और भूल कर गए। देखिए, आपने अपना एक जीवन उस उत्साह को प्राप्त करने के लिए ही निकाल दिया जिसकी सहायता से आप उस अपने लक्ष्य के लिए या उस कार्य के लिए काम कर सकते थे। तो आपको यही समझना होगा कि उत्साह और प्रेरणा अपने अंदर से जागृत करनी है। आप क्यों नहीं समझते कि आपके लक्ष्य से बढ़कर कोई उत्साह हो ही नहीं सकता। आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं या जिसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, आप उसकी मनोदशा देखिए, आप उससे कभी जाकर मिलिए, वह आपको समझाएगा कि भाई इसमें कितना अच्छा रस है, इसे पाकर कितना आनंद मिलता है। शायद अच्छा है कि मैंने इसके लिए लगातार कार्य किए, वे कार्य नहीं किए जिसकी सहायता से मैं इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों आपको स्वयं प्रेरित रहना है और अपने उत्साह को लगातार बढ़ाते रहना है। उसके लिए आप प्रेरणादायक कहानी पढ़ सकते हैं, कुछ प्रेरणादायक कहानी सुन सकते हैं या फिर अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सामाजिक स्थिति बहुत उच्च स्तर पर है तो फिर आपके लिए यह लक्ष्य गरिमा प्राप्त करने की बात होती है। अर्थात आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते तो आपकी गरिमा को ठेस पहुँचती है और लोग आपको बात बनाते हैं। यदि आपकी स्थिति नीचे है तो फिर यह स्वाभाविक हो जाता है कि आप अपने माता पिता का, अपने समाज का सम्मान या गौरव ऊपर बढ़ाएं ताकि उसकी सहायता से आपका समाज गौरवान्वित हो सके और आपका नाम भी रोशन हो सके। इसलिए दोस्तों कहानी लिखने में ही मज़ा जब है जब आपको सफलता मिल जाए। कहानी तो खैर आप लिख ही रहे हैं, चाहे वह नकारात्मक हो, सकारात्मक हो या सफलता भी कैसी भी हो, क्योंकि आप आज से 20 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद पश्चात जो भी आपके सामने होगा उसे कुछ ना कुछ सुनाएंगे जरूर। वह आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। उसमें आप उसे अपनी सफलता की कहानी भी सुना सकते हैं, असफलता की कहानी भी सुना सकते हैं। लेकिन निर्भर यही करता है कि आप क्या करेंगे। अगर आप सफलता प्राप्त करेंगे तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो, उसे अपनी कहानी सुनाएंगे। यदि आप आपको नकारात्मक या आप असफलता प्राप्त करेंगे तो अपने आप को आप नेगेटिविटी वाली बातें ही सुनाएंगे और जो एक समाज के लिए बेहतर नहीं है। देखिए, सफलता केवल यही नहीं है कि आप एक नौकरी प्राप्त कर रहे हैं या कुछ शोध संस्थान में नई खोज कर रहे हैं। सफलता के मानक अपने अलग अलग होते हैं, अपने अपने व्यक्तिगत पर निर्भर करते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी दिशा में सफल नहीं हो रहे हैं और काफ़ी समय भी हो सकता है तो आप विकल्प चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि समय ही यहाँ सबसे मूल्य होता है। आप अपना समय मत गवाइए, उस समय के प्रति सोचिए, समझिए और आगे लगातार बढ़ते रहिए। और इससे आगे जानने के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको हम ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे। धन्यवाद।